हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर योगेंद्र साहू, एमडी एनेस्थीसिया, असिस्टेंट प्रोफेसर जेएस मेडिकल कॉलेज कानपुर। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हम लोग डायबिटीज़ को कैसे पहचानें। बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं कि मेरा इतना शुगर है, मेरा इतना शुगर है, तो मुझे कब ध्यान देना चाहिए मेरे शुगर पे। तो आइए आज उसकी बात कर लेते हैं। उसके पहले मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूँ कि डायबिटीज़ होता क्या है और क्यों होता है। तो नॉर्मली डायबिटीज़ को दो तरह से क्लासिफाई किया गया है, एक टाइप 1 और एक टाइप 2। जो टाइप 1 डायबिटीज़ होता है उसमें क्या होता है कि इंसुलिन बनता ही नहीं है हमारे शरीर में, किसी भी कारण से जो हमारी इंसुलिन बनाने वाली सेल हैं वो इंसुलिन नहीं बना पाती हैं। और जो टाइप 2 वाला डायबिटीज़ है वो उसमें क्या होता है कि इंसुलिन बनता है, लेकिन वो अपना काम जहाँ पे उसको करना चाहिए वो रिसेप्टर ख़राब होते हैं तो अपना काम नहीं कर पाता है। तो सपोज करिए ये यहाँ पर खाना आया हमारे स्टमक में, स्टमक के बाद जैसे ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा तो ये खाना पचेगा, पच करके यहाँ से जो भी कार्बोहाइड्रेट होगा तो वो सारा का सारा ग्लूकोज ब्लड में आएगा। तो सपोज करिए ये ब्लड सर्कुलेशन है और यहाँ पर ये हमारा ग्लूकोज है। ये पार्ट जो होता है इसे हम ड्यूडेनम बोलते हैं, और इस ड्यूडेनम वाले पार्ट में एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर, पत्ती के आकार की एक संरचना होती है जिसे हम बोलते हैं पेंक्रियाज। इस पेंक्रियाज में एक डक्ट होती है जिसे पेंक्रियाटिक डक्ट बोलते हैं, और ये डक्ट ऊपर से कॉमन बाइल डक्ट जो लीवर से एक डक्ट आती है उससे आकर के जुड़ी हुई होती है। यहाँ पर सपोज करिए ये सेल है, इसको हम बोलते हैं बीटा सेल, बीटा सेल ऑफ लैंगरहैंस भी बोलते हैं। ये जो सेल होती हैं ये रिस्पॉन्सिबल होती हैं इंसुलिन बनाने के लिए। ये क्या करती हैं? ये इंसुलिन बनाती हैं, और ये इंसुलिन जैसे ही खाना यहाँ पर पचता है ग्लूकोज की मात्रा ब्लड में बढ़ती है तो ये इंसुलिन रिलीज़ होता है ब्लड में, और ये इंसुलिन यहाँ से रिलीज़ होकर के इस ग्लूकोज को क्या करता है, लीवर और मसल में इकट्ठा करा देता है। तो ये ग्लूकोज ब्लड से क्या होगा, कम होने लगता है या कम हो जाता है। तो इंसुलिन का काम क्या है, ब्लड से ग्लूकोज को कम करना। किसी कारण से अगर ये इंसुलिन नहीं बन पाता है, सपोज करिए ये जो बनाने वाली सेल है ये डिस्ट्रॉय हो जाए तो इंसुलिन बनेगा नहीं, इंसुलिन नहीं बनेगा तो ग्लूकोज की मात्रा ब्लड में बढ़ी रहेगी। जब भी आप जांच कराएंगे ब्लड सैंपल आपका निकाला जाएगा और उसमें जांच कराएंगे तो ग्लूकोज की मात्रा बढ़ी हुई आएगी और हम बोलेंगे कि आपको शुगर है या डायबिटीज़ है। दूसरी तरह का होता है कि अगर ये तो हो गया टाइप 1 में, टाइप 1 में क्या रहेगा कि आपका ग्लूकोज की मात्रा बहुत बड़ी रहेगी, तो सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन जो आएंगे वो टाइप 1 डायबिटीज़ में आएंगे। ये जो होता है तो टाइप 1 डायबिटीज़ में आपका कॉम्प्लिकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। मतलब जो भी सिम्टम आएंगे, सिम्टम इसके क्या होते हैं, सिम्टम को आसानी से कुछ इस तरह से याद कर लेते हैं, 3 P's इस तरह से। एक P का मतलब होता है पॉलीयूरिया। पेशेंट क्या करता है, दिन में कम से कम वो 3.5 लीटर से ज़्यादा यूरिन को पास करता है तो उसे हम बोलेंगे पॉलीयूरिया, मतलब बहुत ज़्यादा बार पेशाब जाएगा पेशेंट। दूसरा P होता है पॉलीफेजिया, बहुत ज़्यादा उसको भूख लगेगी। और तीसरा होता है पॉलीडिप्सिया, इसमें क्या रहता है कि पेशेंट को बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, तो बहुत ज़्यादा यूरिनेट होगा तो बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी और पेशेंट को भूख भी बहुत ज़्यादा लगती है। हो सकता है ये तीनों सिम्टम एक साथ ना मिलें, लेकिन ये टाइप 1 डायबिटीज़ जो होता है जिसमें इंसुलिन नहीं बन पाता है, ऐसे पेशेंट में ये सिम्टम मिलते हैं। तो अगर हम किसी पेशेंट को पहचानना चाहते हैं केवल सिम्टम के बेसिस पर तो हम पहचान लेंगे अगर वो इन 3 चीज़ की कंप्लेन कर रहा है। उसके साथ में क्या होता है कि पेशेंट का वेट लॉस होने लगता है और जो विज़न है उसका वो भी ब्लर्ड होने लगता है। तो ब्लड विज़न होने लगता है, वेट लॉस होता है, और ये 3 P's होते हैं
तो हम बोलते हैं कि पेशेंट को डायबिटिक हो सकता है, डायबिटीज़ हो सकता है और उसकी हम जांच कराते हैं। दूसरी तरह का डायबिटीज़ जो होता है वो कॉमनली जो बहुत फैटी पेशेंट होते हैं एडल्ट एज में होता है। ये तो बचपन से ही कई बार हो जाता है जब इंसुलिन ये जो बनाने वाले सेल्स हैं ये डैमेज हो जाते हैं। और जो टाइप 2 वाला होता है वो एडल्ट में होते हैं, बहुत फैटी पेशेंट होते हैं, उनमें बहुत कॉमन होता है। ये जो टाइप 1 डायबिटीज़ के पेशेंट हैं ये सारा टाइप 1 में मिलता है आपको, टाइप 2 में भी मिल सकता है लेकिन टाइप 1 में कॉमन होता है। टाइप 1 में एक खतरनाक, जो सबसे खतरनाक बीमारी होती है जिसे हम बोलते हैं डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, DKA। ये बहुत जानलेवा होता है क्योंकि इन पेशेंट्स का शुगर बहुत बढ़ा रहता है, ध्यान देते नहीं हैं, तो इसमें कीटोन बॉडीज़ डेवलप होने लगती हैं और उनकी वजह से ब्लड एसिडिक हो जाता है और इतना ज़्यादा एसिडिक हो जाता है कि पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत आने लगती है और कई बार पेशेंट को वेंटिलेटर में भी डालना पड़ता है। तो ये तो एक ओवरव्यू हो गया कि डायबिटीज़ होता क्या है। अब बात करते हैं कि डायबिटीज़ को हम पहचानेंगे कैसे। तो डायबिटीज़ को पहचानने के लिए हम दो तरह से डायबिटीज़ को पहचान सकते हैं। एक तो जो मैंने ये आपको साइंस और सिम्टम बताए इनके बेसिस पर पहचान सकते हैं, और दूसरा होता है कि हम ब्लड से सैंपल निकाल करके पहचानते हैं। तो सपोज करिए हमने ब्लड सैंपल लिया किसी पेशेंट का और जो हमारा शुगर होता है उसकी जो वैल्यू लिखते हैं उसको हम लिखते हैं mg/dl में, मतलब मिलीग्राम पर डेसीलीटर में। दूसरी वैल्यू इसकी होती है मिलीमोल पर लीटर में। तो mg/dl में इसकी वैल्यू अलग होती है, मिलीमोल पर लीटर में इसकी वैल्यू अलग होती है। मैं आपको अपने यहाँ पर जो हम लोग यूज़ करते हैं उसके बारे में बताऊंगा, mg/dl के बारे में। अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हैं मिलीमोल पर लीटर में तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं mg/dl डिवाइडेड बाई 18 से, तो ये आपका मिलीमोल पर लीटर में भी निकल आएगा। मैं अभी mg/dl में सारी वैल्यूज़ आपको बताऊंगा। तो अगर आपने ब्लड सैंपल निकाला हुआ है किसी पेशेंट का, तो ब्लड सैंपल हम किस तरह से निकाल सकते हैं। ये हमारे पास 4 तरीके होते हैं। हम लोग कैसे चेक करते हैं किसी पेशेंट का कि उसको शुगर है या नहीं है। पहला यहाँ पर लिखा हुआ है फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज। फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज या फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज या इसी को हम बोलते हैं फास्टिंग ब्लड शुगर। फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज, फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज या फास्टिंग ब्लड शुगर। इसका मतलब है हम किसी पेशेंट को फास्टिंग में रखते हैं। फास्टिंग का मतलब हो गया कि कम से कम उस पेशेंट को हम 8 घंटे तक पानी के अलावा और कुछ भी खाने को नहीं देंगे। ये फास्टिंग की मिनिमम जो आवर्स हैं वो 8 हैं और जो मैक्सिमम आवर्स हैं वो 12 हैं। तो इसका मतलब है 8 से 12 घंटे में हम किसी पेशेंट का ये सैंपल लेंगे। कई बार पेशेंट को हम बोलते हैं कि रात को 10 बजे खाना खा लेना, सुबह 8 बजे सैंपल निकलवा लेना आकर के। तो इसका मतलब है कि हम उसका फास्टिंग ब्लड शुगर चेक करना चाह रहे हैं। अगर किसी पेशेंट का फास्टिंग ब्लड शुगर लेस देन 100 है, लेस देन 100 mg/dl, मैंने आपको बताया ये सारी वैल्यू mg/dl पे हैं, तो लेस देन 100 mg/dl है तो हम बोलेंगे उस पेशेंट को डायबिटीज़ नहीं है। अगर यही फास्टिंग जो ब्लड शुगर है ये अगर मोर देन और इक्वल टू 126 mg/dl हो जाए तो हम बोलेंगे कि उसको शुगर हो सकती है या है। मोर देन या इक्वल टू 126 mg/dl। ये प्री डायबिटीज़ क्या है? ये जो प्री डायबिटीज़ लिखा है इसका मतलब है कि ये उस पेशेंट के लिए लास्ट चांस होता है। अगर वो अपनी
डाइट मॉडिफिकेशन कर ले या लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन कर ले या कुछ बहुत ओरल मेडिकेशन जो हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स हैं वो लेने लगे, तो हो सकता है वो डायबिटीज़ से बच जाए और नॉर्मल हो जाए। तो इसकी रेंज क्या रहेगी, 100 से लेकर के 125 तक mg/dl। तो 100 to 125 mg/dl है तो हम बोलेंगे कि ये पेशेंट प्री डायबिटिक है, मतलब डायबिटीज़ से ठीक पहले है, ये डायबिटिक हो सकता है। तो ऐसे पेशेंट को हम पहले से ही क्योर कर सकते हैं। दूसरा होता है पोस्ट पेरेंडियल ब्लड ग्लूकोज। पोस्ट पेरेंडियल ब्लड ग्लूकोज या पोस्ट पेरेंडियल प्लाज्मा ग्लूकोज या पोस्ट पेरेंडियल ब्लड शुगर, ये कई सारे नाम हैं इसके, जैसे इनके नाम हैं ऐसे इसके हैं। तो ये जो आपका पोस्ट पेरेंडियल है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि खाना खाने के बाद, खाना खाने का मतलब है यहाँ पर कि पेशेंट को, जैसे हम लोग बोल देते हैं कि खाना खा के 2 घंटे बाद अपना शुगर चेक करा लेना, तो ये वो चीज़ नहीं है। खाना खाने का मतलब होता है कि हम पेशेंट को 75 ग्राम ग्लूकोज देते हैं। 75 ग्राम ग्लूकोज देने के बाद हम चेक करते हैं उसको 2 घंटे में। 2 घंटे बाद 75 ग्राम ग्लूकोज देने के बाद हम उसके 2 घंटे बाद हम उसका शुगर चेक करते हैं। चूँकि ये 75 ग्राम हम उसको ग्लूकोज दे रहे हैं, ओरली देते हैं इसको, तो हम इसको एक और नाम देते हैं ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, OGTT, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। अगर ये वैल्यू उस पेशेंट की लेस देन 140 है तो हम बोलेंगे पेशेंट को कोई शुगर नहीं है। अगर यही वैल्यू उस पेशेंट की मोर देन या इक्वल टू 200 mg/dl है तो हम बोलेंगे कि उस पेशेंट को शुगर हो सकता है। और अगर ये 140 से 199 है mg/dl तो हम उसे प्री डायबिटिक बोलेंगे। तीसरा होता है रेंडम ब्लड ग्लूकोज। रेंडम ब्लड ग्लूकोज या रेंडम प्लाज्मा ग्लूकोज या रेंडम ब्लड शुगर जो हम लोग कराते हैं, ये कितना होना चाहिए। इसके लिए पेशेंट को हम ये कभी नहीं बोलेंगे कि वो खाना खाए है कि नहीं खाए है, भूखा है। पेशेंट हमारे पास आया, हमने प्रिक किया, ब्लड ग्लूकोज उसका ले लिया और उसमें देखा कि कितना ग्लूकोज आ रहा है। अगर उसका ग्लूकोज मोर देन या इक्वल टू 200 दिखा रहा है mg/dl, तो इसका मतलब है वो पेशेंट कैसा है, डायबिटिक है। और अगर ये वैल्यू लेस देन 140 है तो हम बोलेंगे कि वो डायबिटिक नहीं है। अगर हम किसी पेशेंट का, नॉर्मली कोई पेशेंट हमारे पास आता है और हम उसका एक बार पूरा स्क्रीनिंग देखना चाह रहे हैं कि वो डायबिटिक है या नहीं है, तो पहली तो मैंने साइन और सिम्टम से आपको बताया। दूसरा तरीका ब्लड ग्लूकोज से, तो ब्लड ग्लूकोज में हम प्रीफर करते हैं फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज को और HbA1c को। ये HbA1c क्या है, ये जो HbA1c होता है, तो नॉर्मली हमारा जो ब्लड होता है, RBC जो होता है, RBC का लाइफ साइकिल या लाइफ स्पान जो होता है वो 90 से 120 दिन का होता है, मतलब 3 से 4 महीने का। अगर ब्लड में ब्लड ग्लूकोज बहुत ज़्यादा बढ़ा रहेगा तो वो RBC के साथ चिपक जाएगा, हीमोग्लोबिन के साथ। उसको हम बोलेंगे कि हमारा हीमोग्लोबिन कैसा है, ग्लूकोज से चिपक गया है, क्योंकि ग्लूकोज की मात्रा बहुत ज़्यादा थी। तो ये वैल्यू हमें उस पेशेंट का 3 से 4 महीने का स्टेटस बताती है। अगर किसी पेशेंट का सपोज करिए ये कराने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, ये कराने की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि बहुत सारे पेशेंट क्या करते हैं कि वो अच्छा खाना खाते हैं, सब जंक फूड खाएंगे। हर 6 महीने में, अगर जैसे सपोज करिए कोई पेशेंट है वो हर 6 महीने में अपनी जांच करा रहा है शुगर की, तो 5 महीने तक तो वो खूब बढ़िया खाएगा। 6वें महीने उसे पता है कि शुगर की जांच करानी है तो वो हेल्दी डाइट लेगा।
वो आपके पास शुगर की जांच कराने आएगा, आप उसका फास्टिंग ब्लड शुगर देखोगे तो हो सकता है वो आपका लेस देन 126 हो। तो अगर फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज जो है उसका वो लेस देन 126 है और HbA1c आपने कराया, तो आपको ये पता चल जाएगा कि अगर वो HbA1c बढ़ा होगा तो पता चल जाएगा कि इसके पहले, इसका मतलब है पेशेंट का जो ग्लूकोज वैल्यू था वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहा है। अभी के लिए पेशेंट कुछ समय के लिए, चूँकि उसको जांच करानी थी इसलिए उसने खाना सही से नहीं खाया है, इस वजह से उसका ये ग्लूकोज जो है ये कम आ रहा है। तो अगर इनमें कोई भी वैल्यू बढ़ी हुई है, HbA1c, ये वाला HbA1c या फास्टिंग ब्लड शुगर, अगर इन दोनों में से कोई एक वैल्यू बढ़ी हुई है तो हम क्या करेंगे, उसको दोबारा से रिपीट करके उसको कंफर्म करेंगे कि उस पेशेंट को डायबिटीज़ है या नहीं है। इस HbA1c की जो नॉर्मल रेंज होती है वो होती है 5.7%, ये इसकी नॉर्मल है। अगर लेस देन 5.7 है तो हम बोलेंगे कि उसका जो है HbA1c नॉर्मल है। और अगर ये मोर देन 6.5 है, मोर देन और इक्वल टू 6.5 है, तो हम बोलेंगे कि उस पेशेंट को क्या है, वो पेशेंट डायबिटिक है। और 5.7 से लेकर के 6.5 तक हम बोलेंगे कि ये पेशेंट कैसा है, प्री डायबिटिक स्टेज में है। तो ये एक आसान तरीका है, मैंने आपको सारी वैल्यूज़ जो ये लिखी हुई हैं, ये सारी की सारी वैल्यूज़ जो हैं वो mg पर dl में बताया है। इस तरह से हम किसी पेशेंट का ग्लूकोज चेक करके बताते हैं कि वो पेशेंट डायबिटिक है या नहीं है। तो हमें इस प्री डायबिटीज़ स्टेज पर ही पेशेंट को कंट्रोल करना होता है, उसको बताना होता है कि वो अपना डाइट मॉडिफिकेशन करे, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करे, और अगर ज़रूरत पड़ रही है उसको तो वो मेडिकेशन ले सकता है, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ले सकता है, क्योंकि ये उसके लिए लास्ट चांस होता है। इसके बाद अगर वो इस स्टेज पे चला गया तो इसका मतलब है कि वो कॉम्प्लिकेशन होने लगते हैं, और कॉम्प्लिकेशन जो डायबिटीज़ के होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब होते हैं। इसके जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं, तो ये कॉम्प्लिकेशन की मैं अलग से क्लास लूँगा, लेकिन आप ऐसे समझिए कि हाई ग्लूकोज आपका ब्लड में घूम रहा है तो ब्लड की विस्कोसिटी बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से जो आँखों की रेटिना होती है वो ख़राब होने लगती है, उसे हम बोलते हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी। पेशेंट की किडनी ख़राब होने लगती है, उसे हम बोलते हैं डायबिटिक नेफ्रोपैथी। जो नसें होती हैं, चूँकि ज़्यादा शुगर होता है तो वो नसों को हमारा गड़बड़ कर देता है, तो सेंसेशन लॉस होने लगता है हाथ पैर का, उसे हम बोलते हैं डायबिटिक न्यूरोपैथी। इसी तरह से नॉन हीलिंग अल्सर बन जाता है, कई बार एम्पुटेशन करना पड़ता है, पेशेंट का पैर काटना पड़ता है। तो ये बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन है शुगर के। इनसे ये जो मैंने बताया आपको, ये वैल्यूज़ देख करके आप किसी का भी बता सकते हैं कि वो पेशेंट डायबिटिक है, नॉर्मल है या प्री डायबिटिक फेज़ में है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच। Yeah.